एक समय में देवपुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में अनसुया नामक एक औरत एक छोटे घर में रहती थी। उसका माधव कृष्णा और मनवित कृष्णा नामक दो बेटे भी थे। वो दोनों बेटे अपनी माँ की बात हमेशा मानते थे। एक दिन अनसुया उसके घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी। जोर की हवा आने के कारण उसके पड़ोसी घर से एक साड़ी उड़कर अनसुया के मुंह पे आती है। हाँ, ये क्या, कहाँ से आई है ये साड़ी, और वो भी मेरे मुंह पे। इसको ढूंढते हुए किसी के आने से पहले ही मुझे इसका रूपरेखा बदल देना होगा। ये फैसला करके वो तुरंत एक कैंची से वो साड़ी को काटने लगती है। इतने में उसकी पड़ोसी सुजाता उसकी साड़ी लेने वहाँ आती है और अनसुया को उसकी साड़ी काटते हुए देख, अनसुया, ये मेरी नई साड़ी है। कोई जानबूझकर तुम्हारे घर में इसे नहीं डाला है। ये हवा की वजह से आ गया है। कृपा करके इसे काटो मत, मुझे दे दो मेरी साड़ी। जब तक मैं तुम्हारी साड़ी को टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि गलती से भी तुम्हारी साड़ी को मेरे घर में नहीं आना है, समझे? ये कह के वो उसके फैसले के अनुसार ही उस साड़ी को टुकड़ों में काट कर ही उसके पड़ोसी सुजाता को देती है। और क्योंकि सुजाता को अनसुया के बारे में पता है, वो कुछ ना कह पाती है और वहाँ से चुपचाप उन टुकड़ों को लेकर चले जाती है। ऐसे ही अनसुया उसके बुरे बर्ताव से उस गांव में सारे लोगों को हर दिन परेशान करती थी। एक दिन एक औरत उसके बेटे का विवाह का निमंत्रण देने के लिए अनसुया के घर आती है। उस निमंत्रण को देख अनसुया भी सोच में पड़ जाती है और ये फैसला करती है कि उसके बेटे का भी वो शादी करवाएगी। लेकिन मेरे बारे में जानते हुए भी कोई इस गांव में मुझे मेरे बेटे के लिए एक बहू नहीं देगा, इसीलिए मैं पड़ोसी गांव में जाकर मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ कर लाऊंगी। ये फैसला करके वो अगले दिन पड़ोसी गांव में जाकर एक बड़े घर की बेटी स्वप्ना को उसके बड़े बेटे से विवाह निश्चय करती है और ऐसे उन दोनों का शादी करवाती है। स्वप्ना नई नवेली दुल्हन होने के कारण शुरू में अनसुया उसे कोई काम नहीं कहती है और उसे प्यार से देखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्वप्ना पोछा कर रही थी घर में और अनसुया ये देखे बिना घर में चलती रहती है। उसे ऐसे चलते हुए देख, सासू माँ, जरा देख के चलिएगा, मैं पोछा कर रही हूँ तो फर्श अभी गीला है, कहीं अब गिर ना जाए, देख के चलिएगा। ये मेरी बहू की इतनी हिम्मत कि मुझे बता रही है क्या करूँ क्या नहीं। अब तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मैं वही चलूंगी जहाँ ये पोछा कर रही है, ताकि सारा दिन मैं इसे काम ही करवाऊं। ये फैसला करके अनसुया वही चलती रहती है जहाँ स्वप्ना पोछा मारने की कोशिश करती है। बार बार ऐसे करने के कारण स्वप्ना पोछा करना बंद करके अनसुया को बस देखती रहती है। क्या हुआ बहू, घर साफ करना छोड़कर तुम मुझे क्या घूर रही हो? चलो करो काम। ये कहकर वो अपने बहू के सिर पे एक जोर का धप्पा देती है, जिसके कारण उसकी बहू बकेट को टकराकर नीचे गिर जाती है। हा हा हा, तुमने तो कहा कि मैं फिसल के गिर जाऊंगी, मगर अब तुम ही गिर गई। ऐसे ही पड़ी रहोगी कि काम भी करोगी? चलो लग जाओ काम पर। ये कहकर वो हंसते हुए उसके कमरे में चले जाती है। चलो ये तो देखते हैं कि मेरे बहू ने घर साफ किया कि नहीं। बाहर जाकर देखने पर उसकी बहू वहाँ नहीं रहती है। ढूंढने पर उसकी बहू उसके कमरे में सोते हुए दिखती है। तब अनसुया वहाँ जाकर उसके कंबल को जोर से खींचती है, जिसके कारण उसकी बहू स्वप्ना नीचे गिर जाती है। हाँ, क्या हुआ सासू माँ? मैं सो रही थी और आपने मुझे नीचे गिरा दिया। तुम सो कैसे रही हो? तुमने क्या सोचा घर का काम हो गया? खाना कौन पकाएगा? जाकर खाना बनाओ। उसके ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण स्वप्ना उठकर खाना बनाने में लग जाती है। ऐसे ही अनसुया हर रोज उसकी बहू स्वप्ना को कोई न कोई कारण लेकर उसे दुख पहुंचाती ही रहती थी और भला बुरा कहती थी। और दूसरी तरफ स्वप्ना उसकी सासू माँ को कुछ न कह पाने के कारण चुप ही रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनसुया उसके घर में टीवी देख रही थी और अचानक उसका छोटा बेटा शादी करके बहू को उसके साथ घर ले आता है। ये देख अनसुया चौंक जाती है। मनवित, मुझे तुमने एक भी बात बताए बिना शादी कर लिया? तुम क्या समझ रहे थे? माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आपको पता चला कि मैंने ये शादी क्यों किया तो आप बहुत खुश होंगी। पहले हमें अंदर तो आने दो।
उसके बेटे के ऐसे कहने के कारण वो उन दोनों को अंदर बुलाती है, लेकिन किसी से कुछ भी बात नहीं करती है और सिर्फ उसके कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये सब देख मनवित उसके माँ के पास जाकर ऐसे कहता है, माँ, मेरी पत्नी प्रिया बहुत ही अमीर है, इसीलिए मैंने आपसे पूछे बिना शादी कर लिया। उसके माँ बाप के बाद वो सारा जायदाद हमारा ही होगा। क्या? मेरी बहू अमीर है? अरे बेटा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कहा? मैं सोच रही थी कि तुमने किसी ऐरे गैरे से शादी कर लिया। जैसे ही अनसुईया को पता चलता है कि उसकी छोटी बहू अमीर है, वो सारे काम उसके बड़ी बहू से करवाते हुए उसकी छोटी बहू की बहुत अच्छी देखभाल करती है। एक दिन जब उसकी बड़ी बहू काम कर रही थी, अनसुईया उसके पास जाकर ऐसे कहती है, ए स्वप्ना, कितनी देर पकाओगी खाना ऐसे? मेरी छोटी बहू भूखी होगी शायद, मुझे जल्दी जाकर उसे खाना देना होगा, जल्दी करो। ऐसे कहती ही रहती है कि वहाँ से गुजरते हुए प्रिया को ये सारी बातें सुनाई देती है। फिर प्रिया उसके मन में ऐसे सोचती है, हाँ, तो इसीलिए मेरी सासू माँ मेरी इतनी अच्छी ख्याल रखती है, क्योंकि मैं अमीर हूँ, वरना मुझे भी उसकी बड़ी बहू की तरह सारे काम करवाते हुए दुख पहुँचाती थी। ये सोचकर वो उसके कमरे में चले जाती है। जब सासू माँ प्रिया के कमरे में जाकर उसे खाना देती है, तब प्रिया खाना खाते हुए ऐसे कहती है, सासू माँ, ये सारे व्यंजन ना बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटी, ये सारे व्यंजन ना मैं ही करती हूँ हर रोज। इस घर में सालों से खाना मैं ही पका रही हूँ। मेरे दोनों बेटों को भी मेरे हाथ का खाना ही बहुत पसंद है। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए ना, बस मुझे एक आवाज दो, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। हाँ, मेरी सासू माँ को पता नहीं है कि मुझे पता है कि वो झूठ कह रही है। मैंने तो उनका असली स्वरूप देख लिया। अब देखो मैं उन्हें कैसे दौड़ाऊंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि इनको आराम करने का 1 मिनट का वक्त भी ना मिले। ये फैसला करके वो अगले दिन उसकी सास के पास जाकर ऐसे कहती है, सासू माँ, आज मुझे गरम गरम वड़ा खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए बनाएंगे? मैं भी आपके पास खड़े होके सीखूंगी कि कैसे बनाते हैं। अरे रे, अब तो मैं अपनी बड़े बहू से भी ये बनवा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये लड़की तो मेरे बगल में खड़े रहना चाहती है जब मैं वड़ा बनाऊंगी। अब तो मुझे खुद से ही करना होगा। और ऐसे वो खुद प्रिया के लिए वड़ा बनाने लगती है। सासू माँ, सिर्फ वड़ा नहीं, उसके साथ खाने के लिए एक मांस का भी व्यंजन बनाइए ना। ऐसे प्रिया तब से हर दिन कोई ना कोई काम उसके सासू माँ से करवाती रहती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया उसके सासू माँ से पकौड़ी बनवाती है और अनसुईया उसके बहू के लिए पकौड़ी बनाते हुए उससे ऐसे कहती, बेटी, तुम्हारा पति ना इसी गांव में कोई अच्छा व्यापार करना चाहता है, इसीलिए तुम एक काम करो, अपने घर जाके कुछ निवेश के पैसे लेके आना बेटा, तभी तुम्हारा पति कुछ कर पाएगा। सासू माँ, आपको अभी भी शर्म नहीं आया? मैं जानबूझकर आपसे ये सब काम करवा रही हूँ और फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि मैं पैसे लाऊं? आपको क्या लगा कि मैं आपके बड़ी बहू की तरह आप जो भी कहे मान लूंगी? नहीं होगा। क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी? अब देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी। मैं तुम्हारे मायके से पैसे हासिल करके ही रहूंगी। ये फैसला करके वो रोते हुए उसके छोटे बेटे के पास जाकर जो भी हुआ बोलती है, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसे सोच रही हैं वैसे ही होगा। मेरी पत्नी आपकी सारी बात मानेगी और मैं कैसे पैसे ला कर ही रहेगी। ये कहकर वो उसके पत्नी के पास जाकर ऐसे कहता है, प्रिया, अब से तुम माँ के कहे सारे काम करोगी और उनके खिलाफ बात नहीं करोगी और अपने मैके जाकर पैसे भी ला कर दोगी, वरना मेरी माँ तुम्हें इस घर से बाहर भेज देगी। उसके पति के ऐसे कहने के कारण वो उस दिन से उसके घर में सारे काम करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन सरकार घोषित करता है कि कोरोना वायरस नामक एक भयंकर वायरस देश में फैल रही है और लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी निभाना पड़ेगा। और इसी फैलने को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन का आदेश देती है। उस लॉकडाउन के कारण लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसी कारण सभी लोग घर पे ही रहते थे। लेकिन प्रिया उसके घर में सारे काम खत्म करके उसके पड़ोसी के घर जाकर हर रोज उनसे बात करती थी। एक दिन ये सब देखकर उसकी सास प्रिया से ऐसे कहती है, प्रिया, सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का आदेश दिया है और तुम यहाँ बेपरवाह पड़ोसी के घर जाकर बात कर रही हो। अगर तुम्हें कोरोना आया या तुम्हारे कारण हमें कोरोना आया
तो हमारा क्या होगा? इसलिए आज से तुम बाहर नहीं जाओगी। आपको शायद डर है कि आपको कोरोना आएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। मैं अपनी मन की मालिक हूँ। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। ये कहकर वो हर रोज उसके पड़ोसी से मिलने जाती ही रहती थी। उसके पड़ोसी के घर में किसी को कोरोना आने के कारण वो प्रिया को भी फैलता है, और क्योंकि प्रिया को ये नहीं पता था, उसे बुखार और सर्दी आने के कारण वो डॉक्टर के पास जाकर उसका जांच करवाती है। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि उसे कोरोना वायरस आया है और इसे घर पे रहकर अच्छी खाना खाकर दवाइयाँ लेकर उसका ख्याल रखना होगा। प्रिया डर के कारण भला बुरा सोचने लगती है। ये सब मेरी सास के वजह से हुई है। अगर वो नहीं कहती कि मुझे कोरोना आएगा तो शायद ये नहीं होता। अब क्योंकि उसके कारण मुझे आया है, मैं ये देखूंगी कि मेरे कारण उसे भी आएगा। कम से कम तब वो चुप रहेगी और मुझे ये सब काम कहना छोड़ देगी। ये फैसला करके वो उसके घर वापस जाकर उसके ही हाथों से कॉफी बनाकर उसके सास को देती है, और इसी कारण अनुसुईया को भी कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस आ जाता है। हा हा हा, सासू माँ, मुझे पता था कि आपको कोरोना आएगा। आप इतने बार कह रहे थे कि मुझे कोरोना आ जाएगा कि मेरे को आ गया, इसलिए मैंने अपने हाथों से कॉफी बनाकर आपको दिया ताकि आपको भी कोरोना आए। अब मुझे बहुत खुशी है। क्या? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था कि तुम्हें कोरोना आएगा, लेकिन तुम इस हद तक गिर गई कि तुमने मुझे कोरोना जानबूझकर दिया। तुम कैसी औरत हो? उसके सास के ऐसे कहने के बावजूद वो उसके मायके चले जाती है, लेकिन जब उसके माँ बाप को पता चलता है कि प्रिया को कोरोना आया है तो वो उसे अंदर आने नहीं देते हैं, जिसके कारण उसे वापस उसके ससुराल ही जाना पड़ा। यहाँ स्वप्ना उसके सासू माँ को और प्रिया को कोरोना आने के कारण उनकी सेवा करते हुए, उनके लिए खाना बनाते हुए, उनको दवाइयाँ देते हुए उनकी बहुत अच्छी ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद अनुसुईया और प्रिया को कोरोना कम हो जाता है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक टीवी में ऐसी खबर आता है कि कोरोना का दूसरा वेव शुरू हुआ है। ये देख अनुसुईया तुरंत सोचती है कि उसे ये बात उसके दोनों बहू से कहना है। बेटा स्वप्ना, प्रिया, मैंने अभी अभी टीवी में देखा है कि कोरोना का दूसरा वेव आ गया है और इस बार वो दुगना भयंकर है और लोगों की मरने का संख्या भी बहुत बहुत बढ़ गया है। हमें चौकन्ना रहना होगा। मेरे बर्ताव के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कम से कम इस बार तो मेरी बात मान लो। अरे सासू माँ, आप तो बड़े हैं। आपने अगर हमें कुछ एक दो बात कह भी दिया तो कोई नहीं, हम समझ सकते हैं। आप हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं। फिक्र मत कीजिएगा, हम इस बार ख्याल रखेंगे। हाँ बेटी स्वप्ना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन फिर भी जब वक्त आया तो तुमने ही मेरा ख्याल रखा है बेटा। तुमने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं रखा और मेरा इतना अच्छा देखभाल तुमने ही किया। मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दो बेटी। आइंदा मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। सासू माँ, अब मुझे भी माफ कीजिए ना। मैंने अमीर होने के नाते बहुत गर्व से और अहंकार से आपसे बात किया है और ये अच्छा नहीं है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और इस बार मैं ऐसे नहीं पेश आऊंगी। हम सब एक ही बात पे रहेंगे। अगर मैं आपकी बात सुनती तो मुझे कोरोना नहीं आता और ना ही मैं आपको कोरोना देती। अब मैं अपना सबक सीख गई, आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। ऐसे वो तीनों उनके बीच के फासलों को मिटाते हैं और हमेशा के लिए खुश रहते हैं। कुछ दिन के बाद कोरोना वायरस पूरा चले जाता है और सभी लोग खुशी से रहते हैं।